नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काहे कि आज के क्लास में वन शॉट वनडे वाला सीरीज चालू होने जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ख़त्म हो गया, वनडे सीरीज चालू होने वाला है। इसमें क्या करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर कवर होगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है जनन रिप्रोडक्शन, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, इससे लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी इस कंप्लीट क्लास से आपको, इस पूरे क्लास से आपको 10 से 15 नंबर आने की गारंटी है। अगर आप पूरा क्लास करते हैं तो 10 से 15 नंबर आएगा ही आएगा, आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, ये गारंटी है। तो 10 से 15 नंबर आपको इस क्लास से ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले समझते हैं जनन होता क्या है। जनन का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी सजीव होता है, जो भी सजीव होता है क्या करता है, अपने जैसे नए संतान को जन्म देता है, अपने जैसे एक नया संतान को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें नर एवं मादा दोनों की जरूरत होता है, किसी एक से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक दोनों साथ न आएगा तब तक जनन की प्रक्रिया नहीं होगा। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों जब साथ आता है तब क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अकेला नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें दोनों के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन किसमें होता है, जैसे अपना लोग मनुष्य में कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। जब तक नर यानी पुरुष और महिला साथ नहीं आएगा तब तक जनन की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें किसमें होता है, मनुष्य में होता है, जानवर सब में होता है, जानवर गाय भैंस कुत्ता बकरी सब में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। इसमें किस में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पायरोगैरा में होता है। तो इस सब के बारे में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले किसके बारे में पढ़ना, पहले पढ़ना है मनुष्य के बारे में। तो पहले मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य में किस तरह से जनन की प्रक्रिया होता है, यानी इसी में पढ़ेंगे मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ पढ़ते हैं, स्पीड में पढ़ेंगे, काहे कि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर को कवर करना है। और इससे आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 से 15 नंबर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक क्लास करने के बाद क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पुरुष जनन अंग के बारे में। ये जो पूरा का पूरा है क्या चीज़ है, पुरुष जनन अंग है। अब इसमें इतना पार्ट है, इसको एक एक करके देखते हैं कौन चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो ऐसा दिख रहा है अंडाकार जो दिख रहा है, ये जो दो को दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विरसन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस। यानी विरसन की संख्या कितना होता है, दो गो। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। अब समझते हैं इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, इसका काम होता है, पहला जो काम होता है इसका काम होता है हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन बनाता है, तो बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, पहला जो काम है इसका क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। अच्छा, ये हार्मोन कब बनना शुरू हो जाता है, ये हार्मोन जब किशोरावस्था में चल जाता है लड़का, यानी 10-12 साल का हो जाता है, 10 से 12 साल का हो जाता है, उसके ऊपर हो जाता है, तब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। कौन बनाता है, विल्सन बनाता है। ठीक है, अब समझते हैं इस हार्मोन का काम क्या होता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, लड़का में जितना भी चेंजिंग होता है, जब किशोरावस्था में जाता है तो एक चेंजिंग होने लगता है, उसका आवाज़ भारी होने लगता है, मूछ दाढ़ी निकलने लगता है। ठीक है, पूरे शरीर पर जय तह बाल आने लगता है, कंधा चौड़ा होने लगता है। ठीक है, मांसपेशी गठीला होने लगता है, ये सब चेंजिंग होता है, ये सब बदलाव होता है उसके शरीर में। ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, यानी इसी के कारण क्या होता है, मूछधारी और शारीरिक बदलाव जो होता है इसी के कारण होता है, शारीरिक बदलाव। ठीक है, पूरे शरीर पर जो रोम रोम आ जाता है वो सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरे के प्रति, दूसरे लड़की के प्रति, जो लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसके कारण होता है,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है किसी, रे 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 जा रही है जा रही है जा रही है, इधर से देख, इधर साइकिल चला रहे हैं देखना इधर शुरू कर दी, इधर बाइक चला रहे हैं इधर देखना शुरू हो गए। कौन से हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, लड़कों में लड़कों वाला गुण आ जाता है, यानी मूंछदारी आ जाता है, शारीरिक बदलाव जितना भी होना चाहिए वो सब होने लगता है। किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो आकर्षण का काम करता है, एट्रैक्शन का जो काम करता है, किसके प्रति आकर्षण होता है, वो लड़के के प्रति किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है, पुरुष हार्मोन कहा जाता है। तो पुरुष हार्मोन कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो ऑप्शन सी पर रहेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब समझते हैं इसका दूसरा काम क्या होता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन देना किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है, ठीक है। अब विरसन का दूसरा काम क्या होता है, विरसन का दूसरा काम होता है शुक्राणु बनाना। क्या बनाना, शुक्राणु। शुक्राणु की इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पर्म। दूसरा काम क्या होता है, शुक्राणु बनाना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। इसका जो आकार होता है, इसका आकार किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यानी इस तरह से मुंडी रहता है और ये पुच्छी रहता है। तो ये जो पुच्छी जैसा है इसको क्या कहा जाता है, पूछ कहा जाता है, और इसको जो मुंडी जैसा है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिर। ये जो पूछ जैसा है इसको कहा जाता है पूछ, और जो ये मुंडी जैसा है इसको क्या कहा जाता है, सिर कहा जाता है। ये जो पूछ है, इसी पूछ के कारण क्या होता है, वो गति करते रहता है, एक जगह स्थिर ही नहीं रहता है, जहाँ पर गिरेगा वहाँ से क्या करने का, गति करना शुरू कर देगा। तो इसी पूछ के कारण क्या होता है, ये गति करता है। क्वेश्चन पूछेगा किसके कारण ये शुक्राणु गति करता है, तो उसके पूछ के कारण गति करता है। और ये पूछ कौन सी का बना रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका में पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है नहीं। तो शुक्राणु का काम समझ में आ गया। अब इसको तनिक विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, इसका आकार इस तरह से होता है, इसको क्या कहा जाता है, सिर कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूछ। इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, वाइट, उजला रंग का होता है। किस तरह से होता है, शैम्पू की तरह, डव शैम्पू की तरह, ठीक है। इसका जो एक बार में जो निकलता है, लगभग लगभग कितना निकलता है, 7 ml। दवा का ढक्कन देखते होंगे, इतना सारा था, उसमें लिखा रहता है 2 ml, 3 ml, 5 ml, 7 ml, तो उसी से ml मापा जाता है। तो कितना लगभग निकलता है, 7 ml। इसमें इसका संख्या कितना रहता है, ये जो 7 ml है, इसमें इसका संख्या कितना रहता है, लगभग लाखों संख्या रहता है, लाखों, 10 लाख, 20 लाख, बहुत ज़्यादा रहता है संख्या, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सा माइक्रो है, बहुत माइक्रो, नंगा आँख से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा रहता है। इतने में कितना रहता है, लाखों करोड़ों रहता है, अनगिनत, बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका रंग ऐसा होता है, उजला होता है, 7 ml एक बार में निकलता है, और उसमें क्या रहता है, लाखों शुक्राणु होता है। अब समझते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें 50% जो आधा है उसके पास पूछ है ही नहीं, उसके पास पूछ नहीं है। आधा जितना, आधा शुक्राणु है, मान के चलिए कि 10 लाख निकला, 10 लाख में से क्या होता है, 5 लाख के पास पूछे नहीं होता है। जब पूछ नहीं होगा तो गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो मर जाएगा। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 18 से 36 घंटा में मर जाता है, कुछ देर के बाद वो मर जाएगा। तो गति करबे नहीं करेगा, तो जहाँ गया, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो 50% तो कोई काम का नहीं होता है, 50% कोई काम का नहीं होता। 50% क्या होता है, यानी आधा क्या होता है, काम का होता है, ठीक है। यानी मान के चलिए 10 लाख है, तो 10 लाख में से 5 लाख तो बर्बाद है, काहे कि उसके पास पूछ है ही नहीं। लेकिन 5 लाख क्या होता है, गति कर सकता है, वो काम का होता है, ठीक है। लेकिन जो धूम्रपान करता है, धूम्रपान मतलब सिगरेट, गांजा, भांग, दारू ये सब पीता है, उसका क्या होता है, ये जो है शुक्राणु का ये पूछ, ये धीरे 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 छोटा होते 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 पूछे खत्म हो जाता है। ऐसे तो 50% पहले से मरल है, 50% पहले पूछ नहीं है, आधा के पास पहले से पूछ नहीं है। लेकिन जो धूम्रपान करता है उसका क्या हो जाता है, बढ़ते बढ़ते 70-80 चल जाता है, 80-90 चल जाता है, बहुत ज़्यादा जे करता है। इसलिए कहा जाता है धूम्रपान नहीं करना चाहिए इस एज में। इससे क्या होता है, ये जो पूछ है, ये पूछ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब पूछ नहीं रहेगा तो गति ही नहीं करेगा, जब गति नहीं करेगा तो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेगा ही। समझ में आया। इसलिए धूम्रपान से बचना चाहिए, ठीक है। रेगुलर करने से क्या होता है, इसका पूछ जो है धीरे 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 छोटा हो जाता है। समझ में आ गया। इसका जो
आयु होता है, मतलब कितना देर तक जिंदा रह सकता है, तो लगभग लगभग 18 से 36 घंटा तक जिंदा रहता है। ठीक है, और मेन जो है निषेचन में जो होता है यही रोल करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि निषेचन में किस तरह से इसका रोल होता है। इसको कहा जाता है नर युग्मक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नर युग्मक भी कहा जाता है। नर युग्मक। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है, तो कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु यानी स्पर्म। सही है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। क्लास में एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था, सर जी ये बताइए ये दोनों बाहरे काहे रहता है, शरीर के अंदर काहे नहीं रहता है? शरीर में इतना अंदर में सब चीज़ है, इतना जगह है, तो ये दोनों अंदर में काहे नहीं रहता है, बाहर काहे रहता है? क्या जरूरी पड़ गया इतना इम्पोर्टेंट चीज़ को बाहर में छोड़ दिया गया, बाहर में लटका दिया गया? इसको समझते हैं। ये जो है ना शुक्राणु जो है कितना डिग्री पर बनता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनता है। बेसी बनता है, ज़्यादा बनता है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज़्यादा बनता है। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तब भी मरने लग जाएगा, अगर इससे कम कर देंगे तब भी मरने लगता है। ठीक है, लेकिन शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का लगभग हमेशा टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए, इसको बनना चाहिए इतना पर, लेकिन शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? यही मर जाएगा, शुक्राणु ये मर जाएगा। जब शुक्राणु बन जाएगा, मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कोई काम का नहीं रहेगा। जब काम का नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आगे जनरेशन जनन कैसे करेगा? तो फिर जनसंख्या वृद्धि कैसे होगा? फिर दिक्कत है। इसलिए जो बनाने वाले हैं, हम लोग को जो बनाने वाले हैं वो सोच समझ के सब चीज़ बनाए, इसलिए वो क्या कर दिए, ये दोनों को बाहर लटका दिए ताकि क्या हो जाए? टेम्परेचर मेंटेन रहे। टेम्परेचर क्या हो जाए? 35 से 35 डिग्री के बीच में रहे, 37 डिग्री नहीं हो पाए। अगर शरीर में रहता है तो क्या हो जाता है? उसका तापमान 37 डिग्री हो जाता है और सब शुक्राणु क्या होता है? मर जाता है। इसलिए ठंडा में लड़का लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, ये क्या हो जाता है? शुतुक के शरीर में सट जाता है। इसका जो साइज होता है शुतुक के शरीर में सट जाता है। काहे होता है? काहे कि ठंडा के दिन में वातावरण का जो टेम्परेचर होता है घट जाता है, लगभग चल जाता है 20 डिग्री पर, 18 डिग्री पर, 14 डिग्री पर चल जाता है, लगभग 14 डिग्री पर चल जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसको टेम्परेचर चाहिए 30 से 35 डिग्री, इसलिए क्या होता है इस शरीर में जाके सट जाता है ताकि इसको क्या हो जाए? 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर मिल जाए। लेकिन जो गर्मी होता है, गर्मी के दिन में लटक जाता है। काहे ऐसा होता है? काहे कि गर्मी के दिन में क्या होता है? वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लगभग चल जाता है 40 डिग्री पर चल जाता है वातावरण का टेम्परेचर। तो पहले से इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री से ज़्यादा इसको मिल रहा है। तो अब क्या करता है, अगर इसमें शरीर में सट कर रहेगा तो इसको और ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, इसलिए शरीर से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है, इसलिए लटक जाता है। तो गर्मी के दिन में लटक जाता है, ठंडा के दिन में सटक जाता है। समझ में आया? तो इसके बारे में पूरा पढ़ लिए, इसके बारे में भी पूरा पढ़ लिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बना विजन में बना, टेस्टिस में बना, अब यहाँ पर ही जमा तो रहेगा नहीं, काहे कि इसके पास जगह है ही नहीं, इसके पास जगह है ही नहीं। जैसे जो चीज़ बनता है जैसे किचन में सब चीज़ बनता है तो वहीं पर तो नहीं स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए कहीं और रहता है। जैसे भंडारा, कहीं भोज हो रहा है तो जहाँ बन रहा है तो वहीं तो स्टोर किया नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग रहता है भंडार घर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ पर इसको रखने के लिए जगह है ही नहीं, शुक्राणु को रखने के लिए यहाँ जगह है ही नहीं। तो जगह है कहाँ? यहाँ पर। ये जो दो दिख रहा है ना फूल जैसा, यहाँ पर जगह है रखने के लिए। तो यहाँ इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुक्राशय। शुक्राशय, इसको क्या कहा जाता है? शुक्राशय। जहाँ पर शुक्राणु को रखा जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? शुक्राशय। दूग होता है, इधरो होता है, इधरो होता है। समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए, अपने से उठ के थोड़ा जाएगा देने के लिए, ले हम बना दिए हैं ले, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए। उस पाइप को क्या कहा जाता है? उस पाइप को कहा जाता है शुक्रवाहिनी। उस पाइप को क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। ये वाला भी पाइप क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिनी। कहे कि यहाँ से लेगा यहाँ तक जमा कर देगा, और जहाँ जमा होता है उसको क्या कहा जाता है? शुक्राशय। समझ में आ गया? अब जब यहाँ जमा हो गया, यहाँ पर बन के क्या हो गया? यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब क्या होगा? टाइम पर क्या होगा? इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो इस रास्ते को क्या कहा जाता है? ये जो रास्ता है, इस रास्ता को क्या कहा जाता है? इस रास्ता को कहा जाता है सीसन। इस रास्ता को क्या कहा जाता है? सीसन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पेनिस।
इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पेनिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सीसन, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पेनिस। ये जो होता है मांसपेशी का बना रहता है। क्या चीज़ का बना रहता है? मांसपेशी का बना रहता है। इसका जो लंबाई होता है, लंबाई कितना हो जाता है? लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो ऐसा बना रहता है मांस का, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से बनावट रहता है कि इसका साइज क्या होता है? बढ़ घट सकता है, बढ़ घट सकता है। ठीक है। तो इसका आकार क्या होता है? परिवर्तित हो सकता है, आकार बदल सकता है। और इसका काम क्या होता है? इसी के द्वारा क्या होता है? पेशाब निकलता है। और इसी यही क्या करता है? संभोग के टाइम यही मदद करता है। इसी के द्वारा क्या होता है? यही भाग लेता है संभोग में, यानी सेक्स करते टाइम में यही भाग लेता है। ठीक है। तो सेक्स में ही भाग लेता है। समझ में आ गया? और क्या होता है? मूत्र त्याग में का काम होता है, मूत्र त्याग में मदद करना। एक क्वेश्चन और बताइए, ये क्या है? मूत्राशय। किडनी से जो छन के मूत्र आया है, कहाँ जमा हो गया? मूत्राशय में। अगर किडनी वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उत्सर्जन तंत्र वाला, तो वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसका चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप पढ़ लीजिए। ऐसे आप वन शॉट सब क्लास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको क्या कहा जाता है? मूत्राशय कहा जाता है। किडनी से जो मूत्र छन के आया, कहाँ जमा हो गया? यहाँ मूत्राशय में जमा हो गया। अब क्या करेगा? ये टाइम टाइम पर क्या होगा? यहाँ से इस रास्ते के द्वारा, यहाँ से सीसन के द्वारा बाहर निकलेगा। 2-4-5 घंटा में एक बार निकलेगा। इधर से ये भी निकलता है। तो एक बात बताइए, यहाँ दो रास्ता है, एक इधर से आने वाला भी है, एक इधर से भी आने वाला है, इधर से भी आने वाला है। ये चौराहा एक तरह से हो गया है। तो चौराहा हो गया तो मान चलिए इधर से वो भी आ रहा है, इधर से ये भी जाएगा, दोनों में टकराव हो जाएगा, दोनों में मिलावट हो जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। या ई वाला आ रहा है, जो मूत्र आ रहा है, यही इस गली में घुस जाएगा, या इस गली में घुस जाएगा तो क्या होगा? इसका कोशिका मर जाएगा, इस पाइप का कोशिका मर जाएगा, या शुक्राशय शुक्राणु सब मर जाएगा। बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। जना कोई चौराहा रहता है, इधरों से गाड़ी आ रहा है, इधरों से गाड़ी आ रहा है, उधरों से गाड़ी आ रहा है, अगर उस पर एक कोई पुलिस नहीं रहेगा तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगा, अपने में अपने टकराव उकराव लड़ झगड़ के मर जाएगा। सेम यहाँ होता है, इधरों से जा रहा है, इधरों से जा रहा है, इधरों से आ जाए, मान चलिए तीनों एक के बार आ जाएगा, इधर से ये भी चल गया एक के बार, उधर से वो भी एक के बार आ गया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था दिया गया, एक ट्रैफिक पुलिस दिया गया। रे तू नहीं आ, तू आ, ऐसे करते रहता है। इस व्यवस्था को, इस ट्रैफिक पुलिस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कहाँ 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 लिखे? इसको यहाँ लिख देते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी आप क्या पढ़ना है? प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? इधर से शुक्राणु जो जा रहा है उसको कंट्रोल करना, और उधर जो मूत्र आ रहा है, पेशाब जो आ रहा है, उसको कंट्रोल करना। अगर इधर से ई निकल रहा है तो उसको रोक ले रहेगा, रे 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 रोक रोक रोक, इधर से वो आ रहा है, VIP लोग आ रहा है, आने दे, रोक रोक रोक। तो इसको क्या करेगा? इसको रोक देगा, उसको रोक देगा और इसको निकलने देगा। ठीक है। यानी एक साथ दोनों नहीं निकल सकता। समझ में आया? एक साथ दोनों निकल जाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? शुक्राणु एवं मूत्र को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या कब हो जाता है? जब ये खराब हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथ खराब हो जाता है। सुनते होंगे कि दादा के एज वाले लोग के सुनते होंगे कि इसका प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम हो गया। मतलब उसको क्या होता है? पेशाब रुकबे नहीं करता है, निकल जाता है, अपने होने लगता है, धोती में हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि सही से काम नहीं करना। अभी सही से काम ही नहीं कर रहेगा तो वहाँ से क्या करेगा? छोड़ देगा, वहाँ से लीक हो जाएगा। ठीक है। जो बच्चा होता है, जो बच्चा मतलब 6 महीना 1 महीना 2 महीना 5 महीना का रहता है, साल भर से नीचे का जो बच्चा रहता है, उसका क्या रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि उतना विकसित नहीं रहता, सही से विकसित नहीं रहता। जब सही से विकसित नहीं रहता तो क्या होता है? सही से काम नहीं करता। इसलिए बच्चा क्या करता है? जब उसको आया तब सुरसुरा दिया,
जानते हैं पूरा फव्वारा निकाल दिया। तो किसके कारण हो गया? प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि यंग जनरेशन भी खराब होने चांस बढ़ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। काहे कैंसर होता है? जो पुरुष में जो कैंसर होता है इसमें ज़्यादा होता है। काहे होता है इसको समझते हैं। बहुत सा क्या होता है, जो लड़का लोग होता है मैस्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है। जब हस्तमैथुन करता है तो क्या होता है, ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि कन्फ्यूजन हो जाता है कि बार बार की कर रहा है, नहीं की कर रहा है, निकाल रहा है, की कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं इसको चल रहा है। तो इसको क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। जब इसको कन्फ्यूजन हो जाता है तो क्या करता है, कंट्रोल करना छोड़ देता है, ले हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे। जब कंट्रोल नहीं करता तो क्या होता है, उधर से मूत्र आता है। अगर इसमें घुस गया तो मूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें हानिकारक चीज़ रहता है। तो इसका सब कोशिका क्या करता है, मार देता है। या इधर घुस गया तो इसका सब कोशिका क्या करता है, मार देता है। वही धीरे 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 आगे के चल के क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। तो हस्तमैथुन करने से भी क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, ज़्यादा अगर करने लगता है आदमी। समझ में आया? और समझते हैं बहुत सा, मतलब बहुत लोग क्वेश्चन पूछता है, बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, स्वप्न दोष क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है, जब उस तरह से दिमाग में कोई इमेजिनेशन आ जाए या उस तरह से कुछ दिमाग में आइडिया आ जाए, तब क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि रात में कंट्रोल छोड़ देता है। जब कंट्रोल छोड़ देता है तो क्या होता है, इधर तो रहबे करता है बहरहाल, ये धीरे धीरे निकल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्वप्न दोष या नाइट फॉल। समझ में आया? अब उसके बाद आगे समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको काट दिया जाए, यहाँ से इसको काट दिया जाए, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तब क्या होगा, ये दोनों काट को हटा दिया जाए, ये दोनों को मान लीजिए इससे काट दिए और इस तरह से हटा दिए, इसको इस तरह से, ये दोनों काट के इस तरह से हटा दिए, इसको भी काट के इसी तरह से हटा दिए, तब क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु बनेगा लेकिन यहाँ तक रह जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ जाएगा ही नहीं, इससे बाहर निकलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये फादर नहीं बन सकता, बाप नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या किया जाता है, मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक मुहिम चलाया गया था, बहुत दिन पहले चलाया गया था। उसमें क्या किया गया था, इस नसबंदी इसको कहा जाता है, नसबंदी कर दिया गया। इसको क्या कहा जाता है, नसबंदी। नसबंदी किस में होता है, पुरुष में होता है, महिला में नहीं। महिला में दूसरा चीज़ होता है, नलबंदी होता है, वो आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये दोनों को काट के अलग अलग हटा के जोड़ दिया जाता है, अलग अलग बांध दिया जाता है, ताकि क्या हो, यहाँ से बने, इस पाइप के द्वारा यहाँ तक जाए, उसके बाद उधर आगे बढ़ेगा ही नहीं शुक्राणु। जब बढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो बिना शुक्राणु को कुछ होगा ही नहीं। समझ में आया? एक बात बताइए, ये जो मांस जैसा है, इस मांस जैसा को क्या कहा जाता है, इस मांस जैसा को कहा जाता है अधिवृषण। इसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण। ये जो मांस जैसा है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अधिवृषण। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको तनी सा सुरक्षा देना, क्योंकि इसको सुरक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो इसका काम क्या होता है, इसको सुरक्षा देना। इसमें भी रहता है यहाँ पर, इसमें भी रहता है यहाँ पर, छोटा सा मांस जैसा टुकड़ा रहता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। समझ में आ गया? एक बात बताइए, इसमें जब चोट लग जाता है, दोनों में जब चोट लग जाता है तो आदमी कहता है कि मर जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, और हो सकता है आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो काहे ऐसा होता है, इसमें ऐसा इसलिए होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नस रहता है, इसमें अंदर में बहुत ज़्यादा नस रहता है, और इसके सुरक्षा के लिए ऊपर में कुछ है ही नहीं, बस इतनी टिक्कर है, यहाँ देख लीजिए इतने टिक्कर है, ऊपर से सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे अंदर में अपना सुरक्षा के लिए, हड्डी की सुरक्षा के लिए ऊपर पर मांस है, उसके बाद त्वचा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, खाली एक चमड़ी के अंदर डाल दिया गया। तो इसके अंदर सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं। जब सुरक्षा के लिए है ही नहीं कुछ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नस होता है, तो जब इसमें चोट लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, और उसी दर्द के कारण क्या होता है, आदमी का मृत्यु हो सकता है। समझ में आया? तो उस दर्द के कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें से एक मान चलिए काट के निकाल दिया जाए, तब क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली शुक्राणु जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहले 7 ml बनता था तो अब बनेगा 3.5 ml, आधा बनेगा। समझ में आया? तो आधा बनेगा, यानी इसका संख्या क्या हो जाएगा, शुक्राणु की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर ये वो काट हटा दिया जाएगा। अच्छा दोनों काट हटा दिया जाए बच्चे में, तब इसको अट्रैक्शन का काम होगा, जो लड़के के प्रति अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन होगा, हाँ होगा, लेकिन बहुत कम होगा, नॉर्मल आदमी का अपेक्षा थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे कि जो पठवा होता है, खस्सी जो होता है, गाँव में देखते होंगे बहुत सा खस्सी रहता है, उस खस्सी को क्या करता है, बच्चे जब रहता है उसको काट के दोनों क्या करता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसको अट्रैक्शन होता है,
लेकिन उतना नहीं होता है जितना बोथोवाक होता है, तो कम होता है अट्रैक्शन। समझ में आया? तो अट्रैक्शन होगा लेकिन कम होगा। वो इसलिए होगा काहे कि शरीर का जो बनावट होता है, जो डीएनए आया है, उस डीएनए के अनुसार अपना शरीर रिएक्ट करने लगता है, इसलिए उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन बहुत कम होगा, थोड़ा कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना पुरुष जनन अंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए, इस सब के बारे में पढ़ लिए, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अगर और भी डिटेल्स चाहिए, और भी डिटेल से पढ़ना है, तो इसका एक फुल क्लास है। टेस्ट जिस तरह होता है ना, ये 1 डे चल रहा है, टेस्ट वाला क्लास अलगे हुआ है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, पूरा जनरल चैप्टर का 4-5 क्लास है, 4 क्लास है। ठीक है, तो वहाँ आप जाके कर लीजिएगा, उसका होगा प्लेलिस्ट अथी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो पुरुष जनन चैप्टर का मतलब पुरुष जनन पूरा पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में। तब मादा जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, तब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए अब पढ़ते हैं मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है, एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जो पूरा जो पिक्चर दिख रहा है, पूरा क्या है, मादा जनन अंग का भाग है। ठीक है, तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट भाग होता है, उसका काम समझते हैं क्या होता है। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है, ये होता है अंडाशय। क्या होता है, ये अंडाशय। अंडाशय की संख्या क्या होता है, 2 होता है। एक देखिए ई गोल वाला, एक ई गोल वाला, क्या है, 2 है। इसका संख्या कितना होता है, 2 होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अंडाणु बनाना। क्या बनाना, अंडाणु बनाना। ये कैसे बनाता है सो समझते हैं। जिस समय लड़की जन्म लेती है, उसी समय उसके अंडाशय में हजारों अंडाणु रहता है, लेकिन उस समय अविकसित रहता है, मतलब बहुत छोटा रहता है, वो काम का नहीं रहता, वो अविकसित रहता है। जिस तरह की मुर्गी अंडा देती है तो पहले बहुत छोटी रहती है, धीरे धीरे बड़ा होती है। उसी तरह जिस समय लड़की जन्म लेती है, उस समय क्या होता है, इसके अंडाणु में, अंडाशय में और इस अंडाशय में, दोनों में हजारों अंडाणु रहता है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या रहता है, अविकसित रहता है। इस तरह से हजारों अंडाणु रहता है। लेकिन विकसित कब होना शुरू हो जाता है, जब वो किशोरावस्था में चल जाती है, यानी 10-12 साल के ऊपर चल जाती है, तब क्या होता है, उसका अंडाणु विकसित होना शुरू हो जाता है। विकसित होके क्या विकसित होता है, एगो। कितना विकसित होता है, एगो। हर एक महीना एगो विकसित होता है। तो विकसित होकर कहाँ निकाल देता है, यहाँ विकसित हुआ, उसके बाद निकल गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जहाँ पर आ गया, ये जो पाइप है, इस पाइप को क्या कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस पाइप को क्या कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब। जो पाइप दिख रहा है, इस पाइप को क्या कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय विकसित की, अंडाणु विकसित किया, विकसित हो कहाँ आ गया, फिलोपियन ट्यूब में आ गया। लेकिन हर एक बार यही नहीं करेगा, 1 महीना गैप कर करेगा। जैसे इस महीना ई अगर विकसित किया तो अगले महीना ऊ करेगा, फिर अगले महीना ई करेगा, फिर अगले महीना ई करेगा, इस तरह से विकसित करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, अंडाणु को विकसित करना। काहे कि इसमें तो पहले से अंडाणु है, लेकिन उस समय क्या रहता है, अविकसित रहता है। तो इसको विकसित करके और उसको क्या करता है, निकाल देता है। निकल के कहाँ चल जाता है, इस वाला पाइप में। इस पाइप को क्या कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो मादा जनन अंग है, उसका जो सबसे अगला भाग है, जो सबसे अग्र भाग है, जो सबसे फ्रंट वाला भाग है, उसको क्या कहा जाता है, योनि। इसको क्या कहा जाता है, योनि। ये क्या होता है, ये संबंध बनाने में भाग लेता है। संबंध बनाने में कौन भाग लेता है, योनि भाग लेता है। ठीक है, तो जो भी संबंध बनता है ये भाग लेता है। इसमें क्या रहता है, इसका जो लंबाई होता है लगभग होता है 8 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका लंबाई कितना होता है, 8 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इसका इस तरह से डिजाइन होता है कि इसका साइज फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, लिमिट से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। इसमें क्या होता है, एक पतला सा झिल्ली होता है, एक मांसपेशी का पतला सा झिल्ली होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइमन। इसको क्या कहा जाता है, हाइमन। इसका विशेषता क्या होता है, जब वो पहली बार संबंध बनाती है, जब वो लड़की पहली बार संबंध बनाती है, तो हाइमन क्या होता है, टूट जाता है। अब जब ये मांसपेशी का बना हुआ है, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा ही, तो क्या होता है, जब ये टूटता है थोड़ा सा ब्लड निकलता है। इसलिए लड़कों में भ्रम होता है कि हाइमन टूटा है कि नहीं टूटा है। इसी से क्या करता है, मतलब लड़की का आइडेंटिफाई करता है कि गुड करेक्टर का है, ये बैड करेक्टर का है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाइमन है, ये हाइमन साइकिल चलाने से भी टूट जाता है, खेलने उलने से भी टूट जाता है, या ज़्यादा एज हो जाता है, 20-25 साल के ऊपर हो जाता है, तब भी अपने आप ही टूट जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाइमन रहे ही।
समझ में आया। तो हाइमन क्या होता है, फर्स्ट संबंध बनाने से टूटता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फर्स्ट टाइम टूटेगा, हो सकता है साइकिल चलाने में टूट गया या चोट लग गया तो उसमें टूट गया, ठीक है। तो ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि इससे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गुड करेक्टर का है, ये बैड करेक्टर का। तो इससे किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए बैड करेक्टर का है कि गुड करेक्टर का, ठीक है। तो हाइमन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे समझते हैं। योनि का काम समझ में आ गया, संबंध बनाने में काम करता है। इसका लंबाई इतना सेंटीमीटर होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हाइमन होता है। हाइमन का भी काम समझ में आया, झिल्ली टाइप का होता है, फर्स्ट संबंध में क्या होता है, टूट जाता है या अपने भी टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये संबंध बनता है, जब संबंध बनता है तो योनि में क्या होता है, बहुत सारा स्पर्म शुक्राणु गिरता है। लड़के के अथी से क्या गिरता है, यहाँ पर शुक्राणु। जब शुक्राणु गिरेगा तो इसमें क्या रहता है, पूछ रहता है, शुक्राणु में पूछ रहता है। पूछे के कारण क्या होता है, वो गति करते रहता है। अब गति करेगा तो यहाँ पर स्थिर रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, भागना शुरू करेगा, रेस लग जाएगा। लाखों शुक्राणु रहता है, एक दो तो रहता नहीं, तो सब में क्या लगेगा, रेस लगेगा। तो कुछ तो इधर चल जाएगा, इस रास्ते ग्रीवा, ये जो दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीवा। इस रास्ते से कुछ तो इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। मान लेते हैं इस महीना ई वाला अंडा से अंडाणु बना के यहाँ विकसित किया है, तो इधर तो बनल नहीं होगा, काहे कि दोनों में से कोई एक को बनाएगा। तो इस वाला बना के विकसित करके रख ले है, ठीक है, फावरो फूल बरसाओ यहाँ रख ले है। तो इधर तो जो जाएगा वो तो मर जाएगा, काहे कि इसका औरदा ज़्यादा दिन होता नहीं, 18 से 36 घंटा तक औरदा होता है, बस उतना देर के बाद ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इधर से लौट के आ नहीं सकता है फिर। तो इधर जो जाएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन जो इधर जाएगा, ये क्या करेगा, ऐसे खोजते 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 जो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा, जो सबसे मजबूत रहेगा, जैसे आर्मी का रेस होता है, जो सबसे तेज़ दौड़ता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब हष्ट पुष्ट जो बढ़िया रहता है दौड़ने, वो क्या करता है, सबसे पहले पहुंच जाता है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है, इसमें शुक्राणु में जो सबसे ज़्यादा तेज़ तराक है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्वस्थ है, वो क्या करता है, दौड़ते 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 इसमें गया, यहाँ पर आ गया। तो उसमें क्या होता है, ये अंडाणु है, ये क्या है, अंडाणु। अंडाणु का आकार लगभग लगभग गोल होता है। ये क्या है, शुक्राणु है, इसमें जाके घुस जाता है। शुक्राणु किसमें जाके घुस गया, अंडाणु में जाके घुस गया। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, निषेचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। निषेचन और संबंध बनाने में अंतर होता है, ठीक है। संबंध बनाना अलग हो गया, निषेचन अलग हो गया। जरूरी नहीं है कि हर एक बार संबंध बनाने पर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगा ही, ठीक है। तो निषेचन क्या हो गया, जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ये तो नॉर्मल भाषा में हो गया। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो अंडाणु को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। अंडाणु को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। और शुक्राणु को क्या कहा जाता है, नर युग्मक, नर युग्मक। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अच्छा, ये वाला काम कहाँ हो रहा है, ये जो मिलने का काम हो रहा है, भरत मिलाप कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये जो पाइप है इस पाइप में हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, नहीं इसमें हो रहा है। ये जो पाइप है इस पाइप में हो रहा है। इस पाइप को क्या कहा जाता है, इस पाइप को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं। अब जब निषेचन की प्रक्रिया हो गया, तो निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद 1 सप्ताह तक यहाँ पर ही रुकता है, 1 सप्ताह तक यहाँ पर ही रेस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, टगरल 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 यहाँ पर आ जाता है, और इस वाला एरिया को क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पहले से गद्दा उद्दा बना के रखता है उसको वेलकम करने के लिए। जिस तरह बाराती आने से पहले लोग सजा उजा कर रखता है, सब चीज़ सोफा वोफा लगा कर रखता है, उसी तरह क्या करता है गर्भाशय, पहले से गद्दा उद्दा लगा कर रखता है। जैसे उधर से आएंगे उसका वेलकम करेंगे, इस तरह से फूल जैसा मांसपेशी का गद्दा सजा कर रखता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 1 सप्ताह तक यहाँ रहेगा, 1 सप्ताह के बाद कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। तो अब इसको आगे समझते हैं क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिला तो इसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। निषेचन जब हो गया तो इसको क्या कहा जाता है, युग्मनज। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक जब मिला
तो क्या बना लिया, युग्मनज, युग्मनज। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है, जाइगोट। कभी कभी क्वेश्चन जाइगोट के बारे में ही पूछ देता है, हिंदी में भी इंग्लिश ही पूछ देता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। लेकिन जब आप दोनों साथ हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा, युग्मनज कहा जाएगा। युग्मनज यहाँ कितने दिन तक रहता है, 7 दिन तक रहता है। 7 दिन के बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा यानी गर्भाशय में आ जाएगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उसको कहा जाएगा भ्रूण। तब युग्मनज क्या हो जाता है, 7 दिन के बाद कौन सी बन जाता है, भ्रूण। और भ्रूण क्या होता है, 9 महीना के बाद ये बन जाता है बच्चा, बेबी। यानी इसका 7 दिन, इसका 9 महीना, उसके बाद जन्म हो जाता है। जन्म लेने के बाद क्या होता है, जन्म लेने के बाद हो जाता है बच्चा। समझ में आया क्या हम बताए। जब नर युग्मक मादा युग्मक मिला तो इसको निषेचन कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पर 1 सप्ताह रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, युग्मनज कहा जाएगा। इंग्लिश में इसी को जाइगोट कहा जाता है। 1 सप्ताह के बाद घसकल यहाँ आ जाएगा, इस वाला भाग को क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। घसकल जब यहाँ आ गया उसके बाद उसको क्या कहा जाएगा, भ्रूण कहा जाएगा। फिर 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बेबी, बच्चा कहा जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं कि कब से लड़का होता है, कैसे ही लड़की होता है। यानी कभी लड़का हो जाता है, कभी लड़की हो जाता है। इसके बारे में तनी सा समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लड़का, महिला, पुरुष लिखते हैं, महिला है, पुरुष है। महिला में जो क्रोमोसोम होता है जिससे लिंग निर्धारण होता है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, XX। और पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम होता है, XY। ठीक है। अब महिला के अंडाणु में तो XX ही होगा, इसमें क्या है कि Y है ये ना है, तो इसमें क्या होता है, XX ही होता है। अगर डबल X रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। अगर XY रहेगा तो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है। अगर महिला के अंडाणु में, जो अंडाणु है, इस अंडाणु में अगर X है, अगर उधर से पुरुष के शुक्राणु में भी X ही आ गया, तब क्या हो जाएगा, ये तभी हो जाएगा लड़की। ठीक है। अगर इसके अंडाणु में X है, दूसरा कुछ तो आ नहीं सकता। अगर इसके शुक्राणु में Y है तो क्या हो जाएगा, लड़का। यानी जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, पुरुष के शुक्राणु पर डिपेंड करता है। लेकिन गौवन में क्या होता है, महिला को टॉर्चर किया जाता है, खाली एक लड़की होता है। इसमें महिला का कोई दोष नहीं है, क्योंकि महिला के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन पुरुष के पास क्या है, अलग अलग है, एक X है, एक Y है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, लड़का के शुक्राणु। ऐसे कहा जाए तो कोई नहीं जिम्मेवार है। यहाँ देख कर हाथ से थोड़े हो गया देने के लिए, उसको क्या पता अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में किस में X है, किस में Y है। हजारों लाखों शुक्राणु रहता है, उसमें कुछ में X वाला रहता है, कुछ में Y वाला रहता है। अब कौन इसमें लड़के घुस गया, अब इसको क्या पता, लड़का क्या पता। ठीक है। इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता है, नेचुरल होता है। तो इस तरह से क्या होता है, लड़का और लड़की होता है। ठीक है। इसके बाद बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, सर जी जुड़वा कैसे हो जाता है। तो समझते हैं इसको, जुड़वा कैसे हो जाता है। ठीक है। तनिया स्पीड में पढ़ेंगे, क्या 1 शॉर्ट वीडियो है। तो जुड़वा क्यों हो जाता है, ये क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है। अभी जस्ट पढ़े थे, जब अंडाणु में शुक्राणु घुस जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो एक बात बताइए, हजारों लाखों रहता है शुक्राणु, तो एक क्यों काहे घुसता है, 2 4 5 को घुस जाना चाहिए। तो एक क्यों काहे घुसता है, काहे कि इसका जो बनावट है, अंडाणु का जो बनावट है, इस तरह से डिजाइन है, सोच समझ के डिजाइन किया गया है। एक घुसता है बस पूरा तरह से पैक हो जाता है, दोसर कतना माथा पीटते रह जा, दोसर को घुसने नहीं देगा, यानी गेट बंद। एक घुसा गेट बंद, अब खत्म, रेस खत्म। दोसर कतना माथा पीटते रह जाएगा, उसको घुसने नहीं दिया जाता है। तो एक घुसा गेट बंद हो गया। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि दौरे में क्या होता है, कभी कभी सेम ताकतवर हो जाता है। 2 आदमी का सेम दौड़ है, सेम ताकतवर है, दोनों एक के साथ बाउंड्री क्रॉस कर गया, तो अब दोनों क्या करना पड़ेगा, दोनों प्राइज देना पड़ेगा, फर्स्ट प्राइज। काहे कि दोनों सेम ही आ गया, दोनों फर्स्ट प्राइज देना पड़ेगा। सेम यहाँ भी हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, 2 शुक्राणु एक के साथ घुस जाता है। जब वो एक के साथ घुस जाता है तो क्या होता है,
इसमें 2 केंद्रक अगर होता है तब क्या होता है, इससे 2 बेबी बन जाता है। इससे कितना भ्रूण बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझ में आया? इस कारण से क्या होता है, जुड़वा हो जाता है। पहला कारण ये हो गया, दूसरा कारण आगे समझते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, ये लड़का होगा या लड़की होगा, फेस सेम होगा, फेस अलग अलग होगा? इसको देखिए, ये शुक्राणु अलग है, इस शुक्राणु अलग है। जो लिंग निर्धारण होता है उस शुक्राणु के आधार पर होता है। तो मान लेते हैं अगर ये एक्स वाला है तो ये क्या हो जाएगा, युक्त हो जाएगा लड़की। मान लेते हैं ई भी एक्स वाला है, तब ये क्या हो जाएगा, ई भी हो जाएगा लड़की। यानी इस पर निर्भर करेगा कि एक्स है तो ये एक्स क्या है। अगर ये दोनों एक्स है तो क्या हो जाएगा, दोनों लड़की हो जाएगा। अगर ये दोनों वाई है तो क्या हो जाएगा, दोनों लड़का हो जाएगा। अगर एगो एक्स है एगो वाई है, मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तब क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा लड़का, एगो हो जाएगा लड़की। ठीक है, लेकिन दोनों का फेस क्या होगा, चेहरा क्या होगा, अलग अलग होगा। काहे होगा, काहे कि यहाँ 2 शुक्राणु गया, अलग अलग है, तो अलग अलग है क्या होगा, उसका चेहरा क्या होगा, अलग होगा। समझ में आ गया? लेकिन दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं अंडाणु ही 2 बन गया, जुड़वा बन गया। कभी कभी टमाटर रंग का देखते होंगे, एक के में 2 रहता है ऐसे करके। ठीक है, तो मम्मी लोग बोलती नहीं ये सब नहीं खाओ, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, अंडाणु इस तरह से रहता है, जुड़वा रहता है, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सट्टल रहता है। 2 निकल गए, यहाँ से क्या हो गया, 2 निकल गए, तो इसमें भी केंद्रक रहेगा, इसमें भी केंद्रक रहेगा। ठीक है, तब क्या होता है, मान लीजिए कि एक के शुक्राणु गया यहाँ पर, इसके बीच में अटैक कर दिया, तो क्या होगा, ये भी निषेचन हो जाएगा, ये भी निषेचन हो जाएगा। तो कितना बेबी बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कितना बन गया, 2 बन गया। अब क्या होगा, मान लीजिए ये एक्स गया, तो ये एक्स गया तो एक शुक्राणु है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लड़की हो जाएगा। ठीक है, या वाई गया तो क्या हो जाएगा, दोनों लड़का हो जाएगा। और जब एक के है तो दोनों का फेस क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा सेम, फेस हो जाएगा सेम, और लिंग भी क्या होगा, सेम, लिंग भी क्या होगा, सेम। अगर ऐसा वाला कंडीशन है, लिंग सेम है यानी दोनों लड़की है या दोनों लड़का है और उसका चेहरा मिल रहा है, तो कैसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन है। अगर चेहरा दोनों को नहीं मिल रहा है तब कैसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन होगा। इस तरह से जुड़वा का कंडीशन होता है। समझ में आ गया? अब इसको तनी मिटाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ जो भ्रूण आ जाता है, यहाँ जो 9 महीना तक रहता है, यहाँ पर इसको कौन खाना पानी देता है, किस तरह से खाता है, किस तरह से पीता है, कैसे इसका विकास होता है, क्या क्या चीज़ पहले बनता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं कि भ्रूण यहाँ किस तरह से विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ जो आ गया इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है, भ्रूण। और जो यहाँ पर रहता है उसको क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 7 दिन रहता है, यहाँ पर कितना दिन रहता है, 9 महीना रहता है। ठीक है, अब समझते हैं जो भ्रूण होता है उसका सबसे पहले बनता क्या है। तो सबसे पहले बनता है दिल, सबसे पहले बनता है दिल। कितना दिन पर बनता है, निषेचन के कितना दिन पर बनता है, तो लगभग 30 से 45 दिन पर। कितना दिन पर बनता है, 30 से 45 दिन में बनता है। जब ये बन जाता है तब उसकी माँ को क्या होता है, वोमिटिंग, उल्टी होना शुरू हो जाता है। उल्टी सुनने में आया ना, फलना माँ को उल्टी हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। तो कितना दिन में बनता है, 30 से 45 दिन में बनता है। जब ये बनता है तब उसकी माँ को क्या होता है, उल्टी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, काहे उल्टी होता है, काहे कि उसके अंदर दिल धड़कने लगा है, उसके पेट में दिल धड़कने लगा। तो दिमाग को लगता है अरे ये दिल तो यहाँ है, ये पेट में कैसे धड़क रहा है। तो दिमाग कहता है अरे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, खाना को निकाल, खाना को निकाल। बस खाना क्या करता है, फेंकने लगता है। तो फिर कुछ दिन में आदत लग जाता है तो उल्टी बंद हो जाता है, या बहुत लोग नहीं भी बंद होता है तो उसको टैबलेट दिया जाता है या खाने के लिए, खाने के बाद एक टैबलेट चूस लीजिए। ठीक है, तो ये डॉक्टर का मैटर है। उसके बाद आगे समझते हैं। उसके बाद लिंग जो होता है, लड़का होगा कि लड़की होगा, लगभग 90 दिन में बनता है, 90 से 100 दिन में बनता है। जो लिंग बनता है, लड़का होगा कि लड़की होगा, कितना दिन बनता है, 90 दिन या 100 दिन बनता है। इसलिए जो लोग होता है प्रेग्नेंट होने के बाद 100 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करके पता कर लेता है ये लड़का है मेरे पेट में कि लड़की है। उसके बाद लोग लड़की रहता है तो ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका कानून भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है, होता ही है सब जगह। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं।
ये जो अंदर में भ्रूण है तो ये खाना पीना कैसे लेता होगा? जो खाता, जो उसकी मम्मी खाती है वही डायरेक्ट उसके पेट में चल जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये भ्रूण है, ये क्या है? भ्रूण है। ये जो भ्रूण होता है ना, एक थैला में बंद रहता है, उजला जैसा एक थैला रहता है, उस थैला में बंद रहता है। उस थैला को क्या कहा जाता है? इम्यूनेटिक सैक कहा जाता है। इम्यूनेटिक सैक। जैसे गैया ने कभी बच्चा देते हुए अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ देखते होंगे एक उजला जैसा पन्नी जैसा रहता है, उसमें पैक रहता है उसका बचवा। सेम क्या होता है? आदमी लोग में भी होता है। जो बचवा होता है इस क्या रहता है? एक थैला में पैक रहता है। उस थैला को क्या कहा जाता है? इम्यूनेटिक सैक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसका काम क्या है? इसको सुरक्षा देना, ठीक है, राउंड राउंड मरवाना, इसका सुरक्षा देना। क्या होता है उसके बाद? इसके जो नाभि होता है, नाभि से एक जॉइंट रहता है, पतला सा पाइप जैसा, एक पतला सा पाइप जैसा इस क्या रहता है? इस नाभि से जॉइंट रहता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या नाभि रज्जु। नाभि रज्जु या इसी कहा जाता है अपरा। तीनों नाम इसी का है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है, हिंदी में नाभि रज्जु या अपरा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा नाभि रज्जु से आप क्या समझते हैं? नाभि रज्जु का काम क्या होता है? तो काम क्या होता है अब समझते हैं। इसका नाभिस क्या रहता है? इसमें जॉइंट रहता है। किसमें जॉइंट रहता है? इम्यूनिटी सैक में रहता है। अब उसकी मम्मी जितना भी खाना उना खाई है और जितना भी उसमें जरूरी विटामिन है, जितना भी जरूरी पोषक तत्व है, वो सब सोखेगा उसका शरीर। सोख के क्या करेगा? इस रास्ते से, नाभि रज्जु के रास्ते से बचवा को दे देगी, ठीक है। तो इसी रास्ते से क्या होता है? इसको खाना जाता है। मतलब जरूरी खाना, भात दाल चोखा नहीं जाता है, इसमें जरूरी जितना भी पोषक तत्व है वो जाता है इसी रास्ते से। कौन, किसके रास्ते से? नाभि रज्जु के रास्ते से, ठीक है। तो नाभि रज्जु का काम क्या होता है? माँ से जरूरी पोषक तत्व बच्चा तक पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है? नाभि रज्जु के द्वारा पहुँचता है। समझ में आया? यानी जितना भी जरूरी पोषक तत्व है इसी के द्वारा पहुँचता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर नाभि में आप तेल ले लीजिएगा तो मुंह नहीं सूखेगा, होठ नहीं सूखता है। नहीं यकीन है तो आप आजमा लीजिएगा। जब गर्मी का दिन आएगा ना, पछिया जब बहने लगेगा तो मुंह ज़्यादा सूखता है, होठ ज़्यादा फटता है, तो नाभि में आप रात में कड़वा तेल ले लीजिए, देखिए सुबह में नहीं फटेगा। ऐसा ट्राई करिएगा, ठीक है। तो नाभि जो होता है बहुत ज़्यादा खास होता है। पूरा क्या होता है? जो जितना भी जरूरी पोषक तत्व आता है किसके द्वारा आता है? नाभि रज्जु के द्वारा नाभि में आता है, और इसी के द्वारा क्या होता है? ये अपना बच्चा विकास करते रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे देखते हैं। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। क्या होता है ऋतुस्राव? इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? एमसी। इसी शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? एमसी कहा जाता है। ये क्यों होता है ये देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो ये देखते हैं कि कब से बनना शुरू हो जाता है। कब से बनना शुरू हो जाता है? जब से लड़की किशोरावस्था में जाती है, यानी 10-12 साल का हो जाती है, तभी बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, 10-12 साल के एज। क्यों बनता है ये देखते हैं। अभी जस्ट पढ़े थे, तनी देर पहले पढ़े थे, इसका काम क्या होता है? इस अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु बनाना, अंडाणु को विकसित करना। बनल तो पहले से रहता है, इसका काम क्या होता है? विकसित करना। विकसित करके कहाँ कर दिया? फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया। जैसे ही विकसित हुआ, यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आया, तो गर्भाशय के क्या लगता है? उधर से कुटुम्ब आने वाला है, गेस्ट आने वाला है, तो उसके वेलकम के लिए क्या करता है? पूरा गद्दा से सजा देता है। जब कुटुम्ब उटुम्ब आने वाला रहता है तो क्या करते हैं? अपना लोग घर उड़ के झाड़ देते हैं, गद्दा उद्दा इन्हें बढ़िया से फूल उल सजा देते हैं। उसी तरह क्या करता है? जैसे ही यहाँ से अंडाणु निकला, फेलोपियन ट्यूब में आया, तो इसको लग जाता है कि यहाँ गेस्ट आने वाला है, तो क्या करता है? हर एक महीना मांसपेशी का गद्दा जैसे संरचना बना लेता है। पूरा दीवार यहाँ पर क्या बन जाता है? मांसपेशी का गद्दा जैसा संरचना, गद्दा जैसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है? अगर यहाँ पर शुक्राणु नहीं आया, यानी संबंध नहीं बनाया, यहाँ शुक्राणु नहीं आया, जब शुक्राणु नहीं आया तो निषेचन भी नहीं होगा। बिना शुक्राणु को निषेचन कैसे होगा? तब क्या होता है? ये मर जाता है। मर जाता है, वेट करते 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 क्या होता है? मर जाता है। जब ये मर गया, तो जब मर गया तो गेस्ट एबे नहीं किया, उधर से आता है, ये मरल निकलता है।
तो ये जो गद्दा उद्दा लगेले है ये भी वेट करते रहता अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। जब नहीं आता है क्या होता है, ये भी मर जाता है। जब ये भी मर जाता है तो अब मरले यहाँ धरल नहीं रहेगा। अपना शरीर का ऐसा नियम है कि जो भी चीज़ मर जाता है तो निकलने लगता है। जैसे कि अपना त्वचा ही जब मर जाता है तो क्या होता है, वो उखड़ने लगता है, मैल के रूप में निकलने लगता है। सेम यहाँ भी होता है, जब ये अंडाणु मर गया लगभग 28 दिन में मर जाता है, 21 से 28 दिन में ही मर जाता है। जब ये मर गया तो क्या होगा, ये भी तो जिंदा रहेगा नहीं, ये भी वेट करते करते ये भी मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तब इसको बाहर निकलना चाहिए। तब यही गद्दा क्या होता है, जो मांस का जो गद्दा है यही क्या होता है, कट कट के निकलता है। इसी को क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एमसी कहा जाता है। समझ में आया क्या होता है। इसको लिखेंगे कैसे, कि जब अंडाशय से अंडाणु विकसित होकर फिलोपियन ट्यूब में आता है तब यहाँ पर मांसपेशी का संरचना बन जाता है गर्भाशय में, ठीक है, उसके सुरक्षा के लिए, ताकि वो आए हम उसको सुरक्षा दे सकें। लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होता है तब अंडाणु मर जाता है, तब मांसपेशी का संरचना भी खत्म होने लगता है, वही कट के बाहर निकलने लगता है ब्लड के साथ। इसी को क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव या एमसी कहा जाता है। ये हर एक महीना होता है, ठीक है, हर एक महीना यही प्रक्रिया, कभी ये करेगा कभी ये करेगा कभी ये करेगा कभी ये करेगा, एक महीना बीच करके करता है। तो कितना दिन में होता है, लगभग 28 से 30 दिन में होता है। बार बार होता है इसलिए इसको साइकिल कहा जाता है, एमसी साइकिल कहा जाता है। जो फर्स्ट बार होता है, जो लड़की 12 से 13 साल में गई है तो उसको फर्स्ट बार भी होगा, तो जो फर्स्ट बार एमसी होता है उसको कहा जाता है रजो दर्शन। जैसे सूर्य को दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, सन का दर्शन कर लिए, सूर्य का दर्शन कर लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, रजो दर्शन। फर्स्ट वाला को क्या कहा जाता है, रजो दर्शन, जब फर्स्ट एमसी होता है। उसके बाद कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो कब ख़त्म हो जाता है, 40 से 45 एज आते आते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाएगा तो सब चीज़ से क्या करता है आदमी, निपुण हो गया। तब उसको क्या कहा जाता है, लास्ट वाला क्या कहा जाता है, रजो निवर्ती। पहला वाला क्या कहा जाता है, रजो दर्शन, और जो लास्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, रजो निवर्ती। क्वेश्चन पूछेगा कि जो सबसे लास्ट एमसी होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रजो निवर्ती। इस तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो दर्द क्या होता है, दर्द होता है जब यहाँ से मांसपेशी कट के निकल रहा है। अब आप ही के शरीर से मांसपेशी कट के निकलेगा तो क्रैम्प नहीं होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ से पूरा मांसपेशी छील के निकल रहा है। जब यहाँ से मांसपेशी पूरा छील के निकल रहा है तो दर्द होगा ही, इसलिए दर्द होता है। तो दर्द से बचने के लिए क्या होता है, आप गर्म पानी की बोतल कांच का बोतल लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए और पेट पर घुलटाइए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। या हॉट वाटर बैलून आता है, लाइन में चार्ज में लगा के तो गर्म हो जाता है पानी, उससे सेका जाता है, थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। या बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो लोग टैबलेट खा लेता है, ठीक है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है तो इसका जो एमसी है इसको बढ़ा भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि कल इसी का डेट है, कल इसका आने का डेट है और कल ये मैच है, तो खेलेगी कैसे, तो क्या होता है, टैबलेट 2-4 दिन पहले खा के इसका डेट को भी बढ़ा लेता है। और ये कितना दिन तक रहता है, लगभग 4 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है, 4 से 7 दिन तक ही रहता है नॉर्मली। और जिसका रेगुलर रहता है तो उसका तो ठीक है, लेकिन किसी का रेगुलर नहीं रहता है, 1-2 महीना गैप कर खाता है तो उसका तनी सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब डॉक्टर वाला बात है, वो आगे अब डॉक्टर जानिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, 5 नंबरिया में पूछता है कि गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन कीजिए। कितना विधि है इसका उपायों का वर्णन करना, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, कुछ उससे पार्ट पूछ देता है। तो उसके बारे में समझते हैं कि गर्भ निरोधक उपाय क्या होता है। इसके बारे में पढ़ना है, गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा उपाय, सेक्स करें मतलब संबंध बनाए लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, गर्भ निरोधक उपाय कहा जाता है। तो इसका जो उपाय है, पहला उपाय है प्राकृतिक विधि। पहला उपाय क्या है, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि ये क्या होता है, नेचुरल विधि। ऐसा क्या होता है, ये ऐसा हो सकता है कि इस अंडाणु का डेट हमको पता हो, इस अंडाणु का निकलने का डेट हमको पता हो, जिसके कारण क्या हो, जब ये यहाँ पर नहीं रहे तब संबंध बनाया जाए, तो जिससे क्या हो जाएगा,
यहाँ पर अगर शुक्राणु जाएगा भी तो यहाँ अंडाणु मिलेगा ही नहीं, तो निषेचन होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको समझते हैं। इसका निकलने का डेट पता करते हैं कि इसका निकलने का डेट क्या होता है। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है, अंडाणु को प्राकृतिक रूप से निकलने का अंदाज लगाया जाता है, और उसका समय का अंदाज लगाया जाता है और उसको मिलने से रोक दिया जाता है। इसी को क्या कहता है, प्राकृतिक विधि। अब इसका अंदाज कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। इसका एक नियम होता है 7 + 7 + 7 + 7। ये क्या होता है ये समझिए। हम जानते हैं कि जो अंडाणु होता है विकसित कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। तो मान के चलिए किसी का एमसी मान के चलिए 30 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। कितना ख़त्म हुआ, 30 अक्टूबर को। अभी नवंबर चल रहा है, 30 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। तो क्या होगा, ये जो शुरुआती 7 दिन है, ये वाला जो 7 दिन है, इस 7 दिन में क्या होगा, ये जो अंडाणु है यहीं पर विकसित होगा, इसके अंदर ही विकसित होगा। किस में विकसित होगा, अंडाशय के अंदर विकसित होते रहेगा। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, गैप रहेगा, यहाँ पर खाली रहेगा, यहाँ पर कोई अंडाणु नहीं रहेगा। ये अंदर में क्या होते रहता है, विकसित होते रहता है, होते रहता है। उसके बाद 7 दिन के बाद क्या होता है, यहाँ निकल जाता है, ये बाहर निकल के बाहर में जाके विकसित होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा 7 दिन है, ये 7 दिन क्या हो गया, यहाँ बाहर निकल गया और यहाँ पर ही विकसित होना शुरू हो गया। पहले तो अंदर में विकसित होता है 7 दिन तक, उसके बाद जब 7 दिन हो गया तब क्या होता है, बाहर निकल के विकसित होना शुरू हो गया। जब यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित हो गया तब ये 7 दिन तक वेट करता है, इंतजार करता है, किसका, शुक्राणु का। ठीक है, 7 दिन तक इंतजार किया। जब 7 दिन में नहीं आया, देख लिया कि नहीं आया कोई, पूरा इंतजार करते करते बेला शाम से भोर हो गया, तब की होता है अंतिम ही 7 दिन में, इस अंतिम 7 दिन में क्या होता है, वो मर जाता है और मर के क्या होता है, निकलने लगता है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होता है। अब इसको तनी डेट बाय समझ, मान चलिए किसी को 30 तारीख को ख़त्म हो गया, एमसी ख़त्म हो गया, तब क्या होगा, 1 से लेके 7 नवंबर तक, 1 से लेके 7 नवंबर तक क्या होगा, इसमें विकसित होगा। इसमें विकसित होगा, अंडाशय में विकसित हो रहा होगा। जब इसमें विकसित हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकसित हो रहा है तो यहाँ गैप हो गया। अब 7 से लेकर 14 तारीख तक, यानी 14 नवंबर तक क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। इस समय क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बाहर में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अब 14 तारीख तक में क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। जितना विकसित होना चाहिए था उतना विकसित हो गया। अब 14 से 21 के बीच में क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, अब 21 तक में अगर नहीं मिला, शुक्राणु से भेंट नहीं हुआ, तब क्या होगा, 21 से 28 तक में ही मर जाएगा, मर के निकल जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो जो पहला 7 दिन है ये वाला, इसमें गैप है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है ये, जब ये मरिए गया तो मर के कोई काम होता नहीं, मरने के बाद ही कोई काम का है नहीं है। इसका मतलब पहला सप्ताह और ये लास्ट सप्ताह, इस समय क्या रहता है, यहाँ पर गैप रहता है। इसी को कहा जाता है सेफ जोन। अगर उस समय अगर शुक्राणु गया, अगर उस समय संबंध बनाया, शुक्राणु चल भी गया, तो क्या होगा, ये प्रेग्नेंट नहीं होगा। इसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विधि से गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि समझ में आ गया। क्या होता है, उसका डेट का अंदाज लगा लेते हैं, किस तरह से, इस तरह से लगा लेते हैं, पहला सप्ताह और लास्ट वाला सप्ताह, ये क्या रहता है, गैप रहता है। इसी को क्या करता है, प्राकृतिक विधि। अब समझते हैं दूसरा विधि क्या है। दूसरा विधि है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, कृत्रिम विधि। ठीक है, कृत्रिम विधि में क्या होता है, मतलब बाहर से कुछ ऐसा चीज़ लगा ले ताकि क्या हो जाए, ये शुक्राणु यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कृत्रिम विधि कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कॉन्डोम होता है मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, यानी लड़का के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है। क्या किया जाता है, जननांग में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है, लूप का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर टी और डायफ्राम किस में इस्तेमाल किया जाता है, महिला लोग में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर टी होता क्या है, टी आकार का एक संरचना होता है, इस तरह से टी आकार का एक संरचना होता है। इसको क्या किया जाता है, इसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है। डॉक्टर लोग डालता है, अपने से नहीं डाल सकते। कॉपर टी क्या करता है, डॉक्टर लोग इसके गर्भाशय में डाल देता है। जब जैसे ही डालता है तो यहाँ क्या होता है, इसका विशेषता, इससे शुक्राणु जैसे ही टच करता है, इससे जैसे शुक्राणु टच करता है उसका पूछे खत्म हो जाता है, पूछे मर जाता है। जब पूछ मरिएगा तो आगे गति करेगा, यहीं पर ही मर जाता है, आगे गति नहीं कर पाता।
ठीक है। या उससे भी नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे ही इसमें डालता है तो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? म्यूकस। जब म्यूकस निकल जाता है तो मान के चलिए अगर गलती से लंगड़ाइल यहाँ चलियो गया, हो सकता है गलती से लंगड़ाइल चल गया तो निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने के बाद यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर क्या है? कॉपर टी है, और इससे बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, जिसके कारण क्या होगा? वो भ्रूण मर जाएगा, तो प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं के बराबर। ठीक है। इसको क्या होता है? कॉपर टी को लगभग 90 दिन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। जब मन हुआ तब निकाल लीजिए, फिर काम खत्म हो गया फिर लगा लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम कृत्रिम विधि से कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल इस सब का इस्तेमाल महिला लोग में किया जाता है, इस सब को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे समझते हैं 3 नंबर। तीसरा उपाय क्या हो सकता है? तीसरा उपाय हो सकता है रासायनिक विधि। क्या हो सकता है? तीसरा उपाय हो सकता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या होता है? रासायनिक विधि में हो सकता है यहाँ पर जो इससे ही शुक्राणु आया तो योनि में आया, तो पहले से यहाँ पर एक क्रीम लगा ली जाए। तो क्रीम लगाने के बाद क्या हुआ? जितना भी शुक्राणु है इसको क्या करेगा? मार देगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहले क्रीम लगा सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ चल गया, निषेचन भी हो गया, तो एक टेबलेट आता है, 24 से 36 घंटा के अंदर उसको खाना रहता है। वो खाने से क्या होता है? अगर ये मान चलो निषेचन हो गया, तो यहीं पर जो 7 दिन तक रहता है तो इसी को ख़त्म कर देता है। ठीक है। यानी टेबलेट से भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है। गोली से भी हो सकता है ख़त्म, टेबलेट से, और सुई भी आता है। लेकिन ये सब कारगर कब है? 18 से 36 घंटा के अंदर, यानी संबंध बनाने से 18 से 36 घंटा के अंदर, उसके बाद ये काम नहीं करता है। ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया, मान चलिए 18 से 36 घंटा से ज़्यादा हो गया, तब क्या होता है? एक दूसरा आता है, उसमें 5 टेबलेट रहता है, इस तरह से रहता है 5 टेबलेट, एक पर बड़का वाला रहता है। ये दिल बनने से पहले खाया जाता है, यानी 30 से 45 दिन के अंदर खाया जाता है। ठीक है। अगर उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा लेट हो गया तब काम नहीं करता, ये रासायनिक विधि तब काम नहीं करता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। तब तनी सिचुएशन भयंकर हो जाता है। समझ में आया? लेकिन आप लोग ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब आगे समझते हैं चौथा विधि क्या है। चौथा विधि है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? शल्य मतलब होता है ऑपरेशन। शल्य मतलब क्या होता है? ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करके भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको समझते हैं। ये जो 2 पाइप हैं, दिख रहा है, ये वाला फेलोपियन ट्यूब और ये वाला फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों को क्या करता है? काट देता है। मान चलिए यहाँ से हम काट दिए, यहाँ से भी हम काट दिए। जब हम काट दिए तो यहाँ अंडाणु बना, यहाँ पर आया, यहाँ शुक्राणु गया, यहाँ पर गया, और बीच में रास्ते नहीं जाने का, तो उसका भरत मिलाप होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा, काहे कि जो अंडाणु होता है यहीं पर चिपकल रहता है, जस्ट इसके निकल के यहीं पर चिपकल रहता है। तो ऑपरेशन में क्या करता है? इसी को काट दिया जाता है। किसको? फेलोपियन नली को काट के इसका रास्ता बंद कर देता है, इस तरह से जा, तो इधरे रहो, ये इधरे रहो, ये इधरे रहो, इधरे रहो, कितना शुक्राणु जाएगा तो क्या होगा? माथा पटक के यहीं पर आ जाएगा, इसके बाहर उधर देवे नहीं करेगा, माथा पटको, यहाँ पर ब्लॉक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा, और ये 100% सेफ है, इसमें कोई चांस नहीं है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करें। इस तरह से चारों विधि अपना लोग समझ गए, प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि और रासायनिक विधि और शल्य चिकित्सा विधि। समझ में आया? अब उसके बाद अब अपना लोग समझते हैं कुछ हार्मोन के बारे में। अंडाशय से कुछ हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन के बारे में समझते हैं। हार्मोन कौन कौन सा निकलता है? ठीक है, कि काहे कि हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हार्मोन देखते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु बनाना, विकसित करना। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? हार्मोन बनाना। दूसरा काम क्या होता है? हार्मोन बनाना। जिस तरह से अपना लोगों में जो हार्मोन बनता है, लड़का लोगों में जो हार्मोन बनता है, कौन बनाता है? टेस्टिस यानी विरसन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है। पढ़ लिए थे वो जनन अंग में। कौन सा जनन अंग में? पुरुषझूला जनन अंग। तो अंडाशय क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है और अंडाणु बनाता है, दोनों काम करता है। तो हार्मोन कौन कौन सा बनाता है? पहला हार्मोन बनाता है एस्ट्रोजेन। ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या होता है? तो जितना भी लड़की में लड़की वाला गुण है,
उस सभी गुण को कौन एक्टिव करता है? एस्ट्रोजन। यानी जितना भी लड़की वाला गुण है उस गुण का कारण क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण ही क्या आता है? उसमें लड़की वाला गुण आता है। जिस तरह लड़कों में आता है लड़का वाला गुण, किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो लड़की में आता है एस्ट्रोजन के कारण। इसी के कारण क्या होता है, और ये कब बनना शुरू हो जाता है? ये बनना शुरू हो जाता है किशोरावस्था से। तो इसमें होता क्या है? एमसी होना शुरू हो जाता है, स्तन में उभार होना शुरू हो जाता है, कमर क्या हो जाता है? चौड़ा होने लगता है। ठीक है, उसके बाद लड़की के शरीर में जो रोआ आ जाता है, बाल जो आ जाता है, रोआ इसी कारण आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण आता है। और एट्रैक्शन लड़कों के प्रति जो एट्रैक्शन होता है, लड़की को भी एट्रैक्शन होता है। ठीक है, केवल लड़का को नहीं होता है, केवल लड़कों के ही नहीं होता है, लड़कियों को होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही क्या होता है? लड़कियों में एट्रैक्शन होता है। तो एट्रैक्शन होने के लिए कौन जिम्मेवार है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो लड़की में भी होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये सब चीज़ होता है। ठीक है, एनसी होता है, स्तन में उभार हो जाता है, एट्रैक्शन होने लगता है लड़कों के प्रति, जिसको लब लोग कहता है कि हमको लब हो गया, लबुब नहीं हुआ है। इस हार्मोन के कारण अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके मतलब लड़का लोग में भी टेस्टोस्टेरोन के कारण अट्रैक्शन होता है और लड़की लोग में भी एस्ट्रोजन के कारण अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन ये क्या होता है? नाम में से लग रहा है प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन है, सुरक्षा देने वाला हार्मोन है। तो ये क्या करता है? जैसे यहाँ पर आया भ्रूण आया, अभी बेचारा को सुरक्षा देने के लिए कोई ना कोई चाहिए, काहे कि 9 महीना तक रहेगा, 9 महीना तक रहेगा, तो इसको सुरक्षा देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता है? यही हार्मोन निकलते रहता है। यही हार्मोन क्या करता है? भ्रूण का सुरक्षा करता है। यानी इस हार्मोन का काम क्या होता है? भ्रूण का सुरक्षा करना, भ्रूण का रक्षा करना। ठीक है, ये हार्मोन के कारण ही क्या होता है? भ्रूण का रक्षा होता है। इसको बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए? इसको बनने के लिए चाहिए आयरन और जिंक का टेबलेट। प्रोजेस्टेरोन बनने में कौन मदद करता है? आयरन और जिंक। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसको सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा भी क्या किया जाता है? आयरन और जिंक का गोली दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन आदमी के लोग क्या करता है? फेंक देता है। तो फेंक दो, तो फेंकना नहीं चाहिए, उसको खा लेना चाहिए, ताकि क्या हो जाए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बने और भ्रूण का रक्षा हो सके। अगर भ्रूण का रक्षा नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो भ्रूण का रक्षा नहीं होगा। इसलिए सुनते होंगे किसी किसी 2 महीना में ख़त्म हो गया, 3 महीना में ख़त्म हो गया, 4 महीना में ख़त्म हो गया। उसका कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही खट्टा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जैसे पपीता अगर खा लिए, अगर पका हुआ पपीता खा लिए तो ठीक है, कच्चा पपीता जैसे ही खा लिए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? कम बन जाता है, एकाएक घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बचवा भ्रूण निकल जाता है, मर के निकल जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रेग्नेंट लेडी को पक्का पपीता खाना चाहिए, लेकिन कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और खट्टा उट्टा कम खाना चाहिए। ठीक है, व्यायाम वाम करने, एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, अब अगला तीसरा जो हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये हार्मोन क्या होता है? नाम में से लग रहा है रिलैक्स देने वाला काम करेगा। तो ये क्या करता है? जैसे ही डिलीवरी होगा तो ग्रीवा का आकार बढ़ता है, इसका भी मुंह खुलता है, योनि का आकार बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, महिला लोग को क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस दर्द को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उस दर्द को बचाने के लिए क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है? उस दर्द को थोड़ा कम करता है। दर्द तो होता है, लेकिन उस दर्द को क्या करता है? थोड़ा सा कम करता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? दर्द को कम करने के लिए मदद करता है। समझ में आ गया? लेकिन डॉक्टर लोग क्या करता है? जो प्राइवेट वाला डॉक्टर है, जो कमाने के चक्कर में रहता है, लुटेरा जो होता है, वो क्या करता है? एक सुइया दे देता है। जैसे लेडी आई, डिलीवरी के लिए आई, तो क्या करता है? एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन बंद हो जाता है। एक ऐसा कोई इंजेक्शन दे देता है जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर सके? बंद कर सके। जब रिलैक्सिन हार्मोन बंद हो गया तो क्या होगा? जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो माँ बाप करने लगेगा। जब माँ बाप करने लगेगा तो क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, तब उसको ऑपरेशन करके किया जाएगा। तो कमाने के चक्कर में डॉक्टर लोग क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन ही बंद कर देता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसको 5,000 रुपया मिलता है, लेकिन जब ऑपरेशन करके होगा तो वही 60,000 70,000 मिल जाएगा। इसलिए क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन को ही बंद कर देता है। तो इस सब बात को ध्यान रखना चाहिए। तो हार्मोन पढ़ लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, तीनों का काम समझ में आ गया। बहुत स्टूडेंट पूछता है कि सर जी
IVF क्या होता है? IVF या प्रखनली बच्चा क्या होता है? ठीक है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे बहुत लंबा क्लास हो गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ये होता क्या है, जैसे निषेचन की प्रक्रिया हुआ है, मान लीजिए कि किसी का अंडाणु निकल के फैलोपियन ट्यूब में गया। इसका कारण क्या है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा सकरा है, इतना सकरा है कि यहाँ शुक्राणु जा नहीं सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब यानी FT क्या है, सकरा है, यहाँ पर शुक्राणु जा नहीं सकता। या हो सकता है जो शुक्राणु है, ये जो है इसका संख्या बहुत कम है, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, या इसमें पूछ नहीं है, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा। जब यहाँ तक पहुँच नहीं रहा तो क्या होगा, यहाँ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा, यानी शुक्राणु की संख्या कम है या उसमें पूछ कम है, जिसके कारण भी क्या होगा, यहाँ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है जो अंडाणु है निकल के फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है, ये अंडाशय में ही रह जा रहा है, तो निषेचन की प्रक्रिया होगा कैसे, ये तो अंदर घुसेगा नहीं, शुक्राणु अंदर घुसेगा नहीं। इसके लिए क्या करता है डॉक्टर लोग, ये जो है अंडाणु इसको निकाल लेता है, एक मशीन आता है, उस मशीन के द्वारा क्या करता है, इसको निकाल लेता है। इसको निकाल के एक प्रखनली होता है, प्रखनली के अंदर डाल देता है, और उसके जो हस्बैंड होता है या जो भी है उसका क्या करता है, शुक्राणु लेता है, शुक्राणु भी क्या करता है, इसमें डाल देता है। और जैसा माहौल ऐसा यहाँ था, जितना टेम्परेचर यहाँ था वही टेम्परेचर इस प्रखनली में भी रखता है। उसके बाद क्या होता है, दोनों क्या होगा, निषेचन हो गया। काहे कि यहाँ भी निषेचन नहीं होता है, यहाँ भी क्या हो गया, निषेचन हो गया। यहाँ भी 7 दिन रहता है, यहाँ भी इसको कितने दिन रखेगा, 7 दिन तक रखेगा। 7 दिन के बाद क्या करेगा, इसका जो निषेचन हो गया इसको क्या करेगा, गर्भाशय में रख देगा। जैसे यहाँ भी होता था 7 दिन तक यहाँ रहता था, 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सेम यहाँ भी करता है, निषेचन होने के बाद क्या करेगा, 7 दिन के बाद यहाँ पर रख देता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रखनली बच्चा या IVF। समझ में आया। ये ऐसा नहीं है कि प्रखनली में बच्चा पूरा जवान हो जाता है, मतलब पूरा विकसित हो जाता है, 9 महीने तक प्रखनली में रहता है, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है बस इतना ही है, जो काम यहाँ फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था वो काम कहाँ होगा, प्रखनली में होगा। अब फिर यहाँ 7 दिन के बाद क्या करेगा, यहाँ पर ला के छोड़ देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बच्चा फिर वैसे नॉर्मल डिलीवरी होगा जिससे होना चाहिए था। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का सकरा हो जाना, इसका संख्या कम हो जाना, शुक्राणु की संख्या कम हो जाना, या शुक्राणु में पूछ नहीं होना, या अंडाणु का बाहर नहीं निकलना, ये सब कारण हो सकता है। ठीक है, तो पहले लोग क्या होता था, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था तो लोग बहुत ज़्यादा बांझ हो जाता था, मतलब उसको बच्चा उच्चा नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, आपके अंडाणु को और शुक्राणु को एक प्रखनली में, एक डिब्बा में बंद करके फिर उसको निषेचन करेगा, झोल झाल निषेचन करा दिया, उसके बाद कहाँ कर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, गर्भाशय में जाके रख दिया। ठीक है, इस तरह से होता है, इसी को क्या कहा जाता है, IVF कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अलैंगिक जनन बचा है। कौन सा जनन बचा है, अलैंगिक जनन। लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए अलैंगिक जनन का जो रेगुलर क्लास है, जो लंबा वाला क्लास है, उसका जो पार्ट 4 है, जनन चैप्टर का जो पार्ट 4 है, उसका लिंक हम कमेंट में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पर जाके आप अलैंगिक जनन को देख लीजिएगा। एक क्लास में ही पूरा अलैंगिक जनन खत्म हो गया। ठीक है, अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास क्या होगा, इसी मतलब इसमें ही सिमट जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन तक ही रखेंगे। आपको इससे रिलेटेड जितना भी PDF चाहिए या जो भी चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस चैप्टर या पूरे साइंस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा नोट्स है, सब चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ दिया जाएगा एकदम। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिप्लाई देंगे। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हम उसका परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सभी चैप्टर का क्रैश कोर्स 1 शॉट लाएंगे, एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया तरीके से सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।